बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं आपके सामने हाइपर कॉन्जुगेशन को डिस्कस कर रहा था जब लाइट चली गई थी। तो दोबारा से मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। एनोमेरिक इफेक्ट के बारे में आपको बता रहा था कि ये स्टीरियो केमिस्ट्री में स्टीरियो आइसोमर्स जो डिस्कस किया जाता है उसमें ज्यादातर एनोमेरिक इफेक्ट को के बारे में बताया जाता है। एनोमेरिक इफेक्ट होता क्या है, ये मैंने आपको बता रहा था कि ये एनोमेरिक कार्बन से है। एनोमेरिक कार्बन किसे कहा जाता है कि आपके पास साइक्लोहेक्सेन है, जैसे ये शुगर के मॉलिक्यूल है, ग्लूकोसाइड है। इसमें जो लोएस्ट नंबर होता है, जिसको लोएस्ट नंबर दिया जाता है, नंबरिंग दी जाती है, उसको हम एनोमेरिक कार्बन का नाम देते हैं। इसमें अल्फा और बीटा के हिसाब से इसके आइसोमर बनते हैं, जिसकी वजह से इसको हम एनोमेरिक आइसोमर्स का नाम दिया जाता है, इनको एनोमर्स का नाम देते हैं। और ये एनोमेरिक इफेक्ट होता है एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन और अल्फा और बीटा पोजीशन की बुनियाद के ऊपर हम इसको क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। इसमें क्वेश्चन ये है कि अल्फा मिथाइल ग्लूकोसाइड इज मोर स्टेबल देन द बीटा मिथाइल ग्लूकोसाइड। तो ये क्यों होता है, इसकी रीजन हाइपर कॉन्जुगेशन है, ड्यू टू द हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से ये ज्यादा स्टेबल होता है अल्फा मिथाइल ग्लूकोसाइड। इसकी रीजन मैंने यहाँ पर आपके सामने लास्ट पे नोट भी कर दी है, आप इसको देख भी सकते हैं कि नॉन बॉन्डिंग जो इसमें ग्लूकोसाइड में मौजूद होते हैं, ठीक है, हायर ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विद अ पेयर ऑफ, यहाँ पर मैंने ये डायग्राम भी यहाँ पे शो की हुई है, हायर ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, यहाँ पर ये लोअर अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। वो कहता है इसमें जो नॉन बॉन्डिंग होता है, एक लोअर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ऑन द रिंग, ऑक्सीजन इज एंटी प्लेनर होता है, और वो क्या कहता है, एंटी बॉन्डिंग की तरफ मूव करता है टू द लोअर अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ कार्बन CO बॉन्ड की तरफ इन द मेथॉक्सी ग्रुप। और वो क्या करता है, उसकी वो हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बना देता है। ठीक है, यहाँ हायर से या लोअर की तरफ वो मूव करेगा इलेक्ट्रॉन, और वो क्या बनाएगा, एक हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बना देगा। तो हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर चूंकि इसकी वजह से बन जाती है, इस वजह से हम कहते हैं कि अल्फा मिथॉक्सी ग्लूकोसाइड जो है वो मोर स्टेबल है देन द बीटा मिथाइल ग्लूकोसाइड के। बीटा में ये नहीं बन पाती, इस वजह से वो लेस स्टेबल होती है, और अल्फा वाली क्या होती है, मोर स्टेबल होती है। तो इस वजह से हम इसको नाम देते हैं एनोमेरिक इफेक्ट, यहाँ पर असरअंदाज होता है। तो आपको ये भी पता होना जरूरी है। लास्ट में मैंने एक और चीज लिखी है, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन है। इसमें आप देख सकते हैं कि रिवर्स हो रही है चीज, डबल बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन को मूव करता है CH2 की तरफ जाता है, और वहां पे जो इलेक्ट्रॉन होगा वो Cl की तरफ जाएगा। तो क्लोरीन पे क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन की हमें देखने में नजर आती है। तो इनकी वजह से भी कुछ स्ट्रक्चर जो होती हैं वो ज्यादा स्टेबल होती हैं देन द अदर स्ट्रक्चर से। तो आप रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन और एनोमेरिक इफेक्ट और जो जो मैंने आपको पॉइंट्स यहाँ पे पीछे बताए हैं, तो आपने उसको क्या करना होता है, नोट करना होता है। जैसे मैंने डिस्कस किया था, एक्टिविटी ओरिएंटेशन को भी हम डिस्कस करते हैं, डायपोल मोमेंट बॉन्ड लेंथ को हम डिस्कस करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से, और स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया हम कार्बोकेटाइन का बताते हैं, अल्कीन्स की स्टेबिलिटी बताते हैं। तो मैंने कंडीशन बता चुका हूँ, और साथ हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होती है वो मैं आपको बता दिया। तो आइए हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये एक टेम्परेरी इफेक्ट होता है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि एक परमानेंट इफेक्ट होते हैं और टेम्परेरी इफेक्ट होता है। टेम्परेरी इफेक्ट में इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को हम डिस्कस करने लगे हैं। इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है अटैकिंग रीएजेंट होता है, और एक जिसके ऊपर अटैक होना है। और साथ क्या होता है, इन द विसिनिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग द मल्टीपल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। यानी कि इसमें हम एक्सपीरियंस करते हैं कि प्रेजेंस ऑफ एन अटैकिंग रीएजेंट। ये अटैकिंग रीएजेंट क्या है, इसको मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को समझाने के लिए दो टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है इसको। एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है। यहाँ देख सकते हैं ये एक न्यूक्लियोफाइल है, और यहाँ पर देख सकते हैं एक इलेक्ट्रोफाइल है। सॉरी, ये इलेक्ट्रोफाइल है और ये न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ पर डबल बॉन्ड जो है वो कार्बन की तरफ मूव कर रहा है, और अगर यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आ गया है तो वो क्या है, डबल बॉन्ड जो है वो कार्बन की तरफ इस तरफ को मूव करेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है और नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है। और ये चेंज हो रहा है किस बेस के ऊपर, कि आपके पास जो अटैकिंग रिएजेंट है वो इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है।
अगर ये इलेक्ट्रोफाइल है तो आपके पास डबल बॉन्ड जो है वो कार्बन की तरफ इस तरफ को मूव करेगा, राइट साइड की तरफ। अगर हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है तो वो क्या मूव करेगा, लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेगा। इसको हम लोग नाम देते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट और नेगेटिव इलेक्ट्रोफिलिक इफेक्ट। ठीक है, इस तरह से इनकी हम डिवीजन करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की। और आ जाइए, हम आगे स्टार्ट करना है हमने। ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इतना ही मैंने इसको डिस्कस किया है कि आपको बस इसकी टाइप्स और ये होती क्या है वो आपको पता होना चाहिए। कार्टोमेरिज्म क्या होता है? कार्टोमेरिज्म में आपको मालूम है, हम डिस्कस करते होते थे कि प्रोटॉन जो है अगर वो मूव करता है फ्रॉम द वन स्ट्रक्चर टू अनदर स्ट्रक्चर बनाता है, या एक ही मॉलिक्यूल में अगर प्रोटॉन जो है या हाइड्रोजन जो है वो एक एटम से मूव करके दूसरे एटम की तरफ जाती है, या हम सिंपली कहते थे कि मूवमेंट ऑफ हाइड्रोजन इज मूव फ्रॉम द वन प्लेस टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ अगर वो मूव करता है तो उसको हम क्या नाम देते थे, प्रोटोनेशन कहते थे। और जो स्ट्रक्चर बनती थी उसको हम नाम देते थे कार्टोमरिज्म, कार्टोमर्स। और जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो फिनोमिना है, उसको हम नाम देते हैं कार्टोमरिज्म। तो ये इंटर कन्वर्टिबल स्ट्रक्चर्स हैं, किसकी है, हाइड्रोजन एटम की, और किसकी तरफ मूव करते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ। कार्टोमरिज्म का जो फिनोमिना है, याद रखिएगा, ये फिनोमिना होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट की मौजूदगी में होता है। अब ये दो तरह के कैटलिस्ट होते हैं, एसिड कैटलिस्ट और बेस कैटलिस्ट। इसी बेस के ऊपर इनकी क्या है जी, हमको डिस्कस करते हैं कि एसिड कैटलिस्ट की मौजूदगी में क्या फिनोमिना होता है, बेस कैटलिस्ट में क्या फिनोमिना होता है। इसमें क्या होता है कि आपके पास प्रोटोनेशन होती है। सबसे पहले कैटाइन जो है वो डीलोकलाइज होता है, और डी प्रोटोनेशन में आपके पास जो एडजेसेंट पोजीशन पर जो कैटाइन की एडजेसेंट पोजीशन होती है वो वहां पर होता है। और बेस कैटालिस्ट में क्या होता है, इसमें डी प्रोटोनेशन होती है, और कैटाइन की जगह पर इनमें एनाइन में डीलोकलाइजेशन होती है, और फाइनली जो प्रोटोनेशन होती है वो किस पे होती है, एनाइन पे होती है। तो ये इसकी दो डिफरेंट चीज़ें हैं, आपको पता होनी चाहिए। आज हम आगे चलते हैं, इसकी कंडीशंस हैं, या किसी भी कार्टून में स्कीम में पाया जाएगा, उनमें उनकी स्ट्रक्चर में क्या कंडीशन हो सकती हैं। तो कंडीशन में क्या होना चाहिए, पोलर मॉलिक्यूल होना चाहिए, और वीकली एसिडिक ग्रुप फंक्शनल ग्रुप इसमें पाया जाना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए, इट इन्वॉल्व द चेंजेस इन द पोजीशन ऑफ एन एटम, एक ही एटम में वो होगी। इट हैज नो इफेक्ट ऑन बॉन्ड लेंथ और सच फीचर, इसमें बॉन्ड लेंथ और स्ट्रक्चर फीचर वगैरह में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और इसी तरह ये प्लेनर में और नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल्स में पाया जाता है। मोस्टली जो हम लोग टाइप डिस्कस करते हैं कार्टोमेरिज्म की, या जो एग्जांपल डिस्कस करते हैं, वो कीटो इनॉल कार्टोमेरिज्म होता है। कीटो इनॉल कार्टोमेरिज्म में आप देख सकते हैं, इनॉल हम जो नाम देते हैं कि यहाँ पे डबल बॉन्ड पाया जाता है, एक अल्कीन है और एक OH इसमें मजीद बन जाता है, जिसकी वजह से हम स्ट्रक्चर को नाम देते हैं इनॉल का। कीटो हम लोग नाम देते हैं कि इसमें कीटोनिक ग्रुप पाया जाता है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर भी एक CH3 है, यहाँ पर भी एक CH3 है, तो ये कीटोन है। यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, इसको हम कीटो नाम देते हैं कीटोन से। और जब ये हमारे पास इसमें से हाइड्रोजन जो है वो मूव करके इस ऑक्सीजन की तरफ, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक मूव करके जो है वो इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लेता है, तो इसको हम लोग नाम देते हैं इनोल। और ये हमारे पास जो टाटोमर्स बन जाते हैं, कीटो इनोल टाटोमर्स बन जाते हैं। अब इसमें जो ज़्यादातर देखते हैं कि इसमें से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, जो कि एमसीक्यूज में भी आता है, कीटो इज द मोर स्टेबल देन द इनोल। वो क्यों होता है, क्योंकि इसमें सी और डबल बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल होता है, स्ट्रॉन्ग होता है देन द सी टू सी डबल बॉन्ड। तो इस वजह से कीटो इज द मोर स्टेबल देन द इनोल। जनरली यही है, लेकिन समटाइम्स इनोल इज अ मोर स्टेबल देन द कीटो ग्रुप। बल्कि इस तरह की कंडीशन आती है कि इनोल 100% स्टेबल होता है देन द कीटो से। तो ऐसा कब होता है, उसके मैं आपको फैक्टर्स बता रहा हूँ जिन बेस पे होता है। अगर इनोल में इंटरनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा कीटो से। अगर इनोल में कॉन्जुगेशन ज्यादा पाई जाती है तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अगर इनोल में एरोमेटिसिटी ज्यादा पाई जाती है तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा कीटो से। तो आप इसमें ये मेरे चंद पॉइंट्स भी याद रखने हैं कि इनोल कब ज्यादा स्टेबल हो जाएगा कीटो से। वो मैंने आपको पॉइंट बता दिए हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, कॉन्जुगेशन है, एरोमेटिसिटी है।
एरोमेटिक अगर उसमें प्रॉपर्टीज पाई जाती है तो वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। इसकी मैं आपको कह रही वीडियो भी अलग से अपनी सेंड करूँगा, साथ में वो आप देखिएगा। नेक्स्ट है इमीन, एनामीन, नाइट्राइल, कीटामीन, नाइट्रोसोरोक्साइन। इसमें भी आप देख सकते हैं टाटोमरिज्म है। इसमें आपके पास हाइड्रोजन जो है वो एक मूव करके एक नाइट्रोजन की तरफ चला जाएगा। पहले कार्बन टू एन डबल बॉन्ड था, अब कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है। तो इमीन इज अ मोर स्टेबल देन द इनामीन। इसमें भी आप देख सकते हैं नाइट्राइल है, सी और एन के दरमियान डबल बॉन्ड था, अब क्या है जी, सी डबल बॉन्ड एन और सी डबल बॉन्ड सी। तो यहाँ पर भी नाइट्राइल मोर स्टेबल होगा। इसी तरह नाइट्रोसो में एन डबल बॉन्ड ओ है और एन डबल बॉन्ड सी है। तो एन डबल बॉन्ड ओ जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, नाइट्रोसो स्टेबल होगा देन द ऑक्साइन से। तो ये चीज़ें आपने देखी हुई हैं पहले भी, आप इसको देख सकते हैं। इसी तरह कीटो फॉर्म है और इनोल फॉर्म है। ठीक है, इसमें भी आपको बता चुका हूँ कीटो इज मोर स्टेबल देन द इनोल फॉर्म। लेकिन यहाँ पर इनोल फॉर्म में आप देख रहे हैं कि क्या पाई जाती है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जा रही है इंटरनल, इसलिए इनोल इज अ मोर स्टेबल देन द कीटो फॉर्म। और इसी तरह साइक्लोहेक्सा 2,4 डाइन ये कीटो फॉर्म है और ये फिनोल क्या है, उसकी एक फिनोल फॉर्म है। यहाँ पर कीटो फॉर्म क्या है जी, ज्यादा स्टेबल है देन द इनोल, क्योंकि वहां पर फिनोल है, कोई उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती। इसी तरह यहाँ पर एसीटोन और आइसोप्रोपानोल, एसिटाइल एसीटोन, और ये सारे आपके सामने एक ए साइक्लिक कंपाउंड्स है टाटोमरिज्म की, जिसमें आप देख सकते हैं। इसी तरह की स्ट्रक्चर आपने देखनी है। आपने देखना है इसमें क्या जी, इंटरनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, इसमें भी इंटरनल हाइड्रोजन पाई जाती है, ज्यादा स्टेबल है जनता कीटोन से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें कीटो ही ज्यादा स्टेबल होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी कीटो ही ज्यादा स्टेबल है जैसा इनोल के। तो यहाँ पर इनोल है और बाकी दो में क्या है, कीटो ग्रुप ज्यादा स्टेबल पाया जाता है। तो टाटोमेरिज्म में जो हमने फैक्टर देखने होते हैं स्टेबिलिटी के, उसको कॉन्जुगेशन, एरोमेटिसिटी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसके अलावा स्टेबिलिटी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग भी हम देखते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग भी लिख देता हूँ कि हम चेक करते हैं कि स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग तो नहीं है, तो उनकी वजह से हम क्या करते हैं, टाटोमेरिज्म के फैक्टर्स को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, मैं इसको ज़रा कलर भी कर देता हूँ ताकि हमें खूबसूरत भी लगे और हमें ज़्यादा मज़ा भी आए। हाइब्रिडाइजेशन है, एक टॉपिक है। हाइब्रिडाइजेशन का आपको मालूम होगा, आपने क्लासेस में बहुत डिटेल से भी पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में भी आपने डिस्कस किया होगा, सेकेंड ईयर में भी डिस्कस किया होगा, और हमने बीएससी लेवल पे भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस किया हुआ है। हाइब्रिडाइजेशन एक एक नाम है एक केमिकल बॉन्डिंग का, और केमिकल बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग की जो जो ड्रॉबैक्स थे उनको एक्सप्लेन करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट पेश किया गया। हमने देखा ये था कि अगर ऑक्सीजन के बाद दो लोन पेयर, दो दो इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में, तो वो क्या करता है, दो ही बॉन्ड बना रहा है। अगर हाइड्रोजन के पास एक है तो वो एक बॉन्ड बना रहा है, सीएल के पास अगर एक है तो वो एक बॉन्ड बना रहा है। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे, अब कोवलेंट बॉन्ड जो है होना ये तो चाहिए था कि वो 4 बॉन्ड बनाता, सॉरी 2 बॉन्ड थे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। आप जैसा कि यहाँ पे कार्बन में 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन थे, तो होना ये चाहिए था कि कार्बन जो है वो 2 बॉन्ड बनाता, लेकिन कार्बन जो है वो एक्चुअल में 4 बॉन्ड बना रहा था। तो कोवलेंट बॉन्ड की थ्योरी जो है वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, तो जिसकी वजह से एक हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया गया, जिसमें ये बताया गया कि एलिमेंट जो है उनको एक एनर्जी हासिल होती है और वो ग्राउंड स्टेट से क्या है जी, वो मूव करके एक एक्साइटेड स्टेट की तरफ जाते हैं। फिर हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया गया कि वो हाइब्रिडाइज होते हैं, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स बनते हैं, और वो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, 4 लोन पेयर बनाते हैं, और वो 4 लोन पेयर जो है वो फिर डिफरेंट एलिमेंट के साथ मिलकर 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन कोवलेंट बॉन्ड की ड्रॉबैक्स को फुलफिल करने के लिए पेश किया गया था। उसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एक्साइटेड स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया गया कि एक्साइटेड स्टेट में आते हैं और जिसकी वजह से वो क्या बनाते हैं, 4 बॉन्ड बनाते हैं। यहाँ क्वेश्चन ये होता था कि चार के इनके पास एनर्जी कहाँ से आती है, हासिल होती है।
तो जो दो लोन पेयर होते हैं वो पहले बॉन्ड बना लेते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन से एनर्जी हासिल होती है, वो एनर्जी फिर क्या करते हैं 2s ऑर्बिटल 2s इलेक्ट्रॉन हासिल करते हैं और वो जंप करके क्या करते हैं 2p की तरफ एक इलेक्ट्रॉन मूव कर जाता है और वो क्या करते हैं फिर एक्साइटेड स्टेट हाइब्रिडाइज स्टेट में जाते हैं और वो फिर आगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं और हाइब्रिडाइजेशन का फिनोमेना पेश करते हैं। तो sp3 में क्या होता है कि आपके पास एक s और 3p के ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज होते हैं और वो sp3 का फिनोमेना पेश करते हैं। sp2 में क्या होता है, एक s होता है, 2p के दो ऑर्बिटल्स होते हैं और वो sp2 का फिनोमेना पेश करते हैं। sp में क्या होता है, एक s और एक p का ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होते हैं और वो sp हाइब्रिडाइजेशन का फिनोमेना पेश करते हैं। आइए अगली स्लाइड में हम देखते हैं कि किस तरह से हमारे पास डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। आपको मालूम है स्फेरिकल फॉर्म में होते हैं और पी क्या होते हैं, पी एक्स वाई और पी जी के ऑर्बिटल होते हैं, एक्स वाई और जी की प्लेन में पाए जाते हैं। जब इनको हम कंप्लीट करते हैं तो ये एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल टेट्राहेड्रल की स्ट्रक्चर बनाते हैं, शेप बनाते हैं। फिर इनके साथ डिफरेंट कैरी एलिमेंट्स आकर क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। इसी तरह एस और दो पी मिलकर एक जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, उनकी जो हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप बनती है वो ट्राइगोनल बनती है। इसी तरह एस और पी कोई भी वाई की या जी की एक्स की बनती है तो वो क्या बनाते हैं, एक लीनियर शेप बनाते हैं। sp3 sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या क्या चीजें होती हैं जो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हम बताते हैं कि 1s है और 3p ऑर्बिटल मिलकर 4sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाते हैं और sp2 में 1s और 2p ऑर्बिटल मिलकर 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं और sp में क्या होता है 1s और 1p ऑर्बिटल मिलकर क्या बनाते हैं, 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। s करेक्टर अगर हम देखते हैं sp में, sp हाइब्रिडाइजेशन में वो 50% होती है, sp2 में 33.33% होती है और sp3 में 25% एस करेक्टर पाया जाता है। पी करेक्टर जो है वो sp हाइब्रिडाइजेशन में 50% होता है और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में 66.66 होता है और पी करेक्टर जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 75% होता है। एंगल जो है वो sp हाइब्रिडाइजेशन 180 पाया जाता है, sp2 में 120 है और sp3 में जो एंगल बनता है कार्बन का वो 109.5 डिग्री बनता है। ठीक है, ज्योमेट्री जो है वो sp की लीनियर है और sp2 की ट्राइगोनल है और sp3 की टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर पाई जाती है। और जो sp में 2 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल पाए जाते हैं, sp2 में 1 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल पाया जाता है और sp3 में कोई भी अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल नहीं पाया जाता। तो ये उसके में चंद पॉइंट्स होते हैं जो हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करते हुए हम जरूर बताते हैं। उनका एंगल है, करैक्टर है, करैक्टर है, पी करैक्टर है और ये करैक्टर ही हमें बताते हैं कि किसी की एसिडिटी, बेसिडिटी, स्टेबिलिटी और ज्योमेट्री है और इस तरह की चीजें हमें एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर मैंने हाइब्रिडाइजेशन की डिफरेंट टाइप्स को आपके सामने रखा है कि sp से लेकर sp3 dt3 तक है। इसमें मैंने अगले कॉलम में देखिएगा, मैंने बताया कि कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल पाए जाते हैं। sp में 2 है, sp2 में 3 है, sp3 में 4 है, sp2 d में 4 है, sp3 d में 5 है, sp3 d2 में 6 है और sp2 3 में 7 है। ठीक है, इनके एंगल है 180, 120, 109 हम बता चुके हैं। sp2 d2 में 90 का होता है, sp3 d में एक 90 का होता है, एक 120 का होता है, sp2 d2 में क्या होता है 90 का होता है। इसी तरह इस 7 वाले में 90 और 72 का होता है। इनकी शेप है लीनियर, प्लेनर, टेट्राहेड्रल है। sp2 d में स्क्वायर प्लेनर है, इसमें ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है और sp2 d2 में ऑक्टाहेड्रल है और पेंटागोनल बाई पायरामिडल है। और ये मैंने उनकी कुछ एग्जांपल दी हैं, pf5 pcl5 है और ये sf6 है, if7 है। तो ये हमारे पास एग्जांपल है और ये हमारे पास इनके स्ट्रक्चर्स हैं। इनसे भी हमें क्या मिलता है, इनसे एमसीक्यू वगैरह आ जाते हैं जो कि हमें पता होने चाहिए कि कौन सी हाइब्रिडाइजेशन कौन सा एंगल बनाती है और ये कौन सी इनकी एग्जांपल्स है। तो आपको एग्जांपल्स का भी जरूर पता होना जरूरी है। ठीक है, ये मैंने इनकी शेप भी बनाई है कि अगर आप ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की शेप देखना चाहे dsp3 की, वो ये देख सकते हैं। अगर आप ऑक्टाहेड्रल की स्ट्रक्चर देखना चाहे वो d2sp3 की ये है। टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल, बाइलिनियर की हम देख चुके हैं।
तो बाकी स्ट्रक्चर्स का भी आपको पता होना चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन हमें ज्यादातर क्या करता है, एसिडिटी को भी एक्सप्लेन करता है कि आपके पास जैसे कि ये देखते हैं जैसे जैसे एस करेक्टर जो है वो इंक्रीज कर रहा है, एसिडिटी क्या, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है वो इंक्रीज कर रही है। तो ये आपके 50% है, एसपी अल्काइन है, अल्काइन की आपको मालूम है अल्कीन, अल्काइन इज अ मोर एसिडिक देन द अल्कीन एंड अल्केन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पीके की वैल्यू 25 है। आपको मालूम है पीके इज अ इनवर्सली रिलेशन टू द एसिडिक स्ट्रेंथ, यानी कि पीके की वैल्यू, पीके की वैल्यू अगर कम होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, अगर पीके की वैल्यू कम होगी, सॉरी ज्यादा होगी, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, वो वीक होगी। यानी कि ये एक दूसरे के इनवर्स है स्ट्रेंथ और पीके। आप इसको रिलेशन को लिख भी सकते हैं। पीके की वैल्यू 44 है 25 से, इसका मतलब ये बढ़ गई है, आपके पास एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो गई है। इसी तरह पीके की वैल्यू अगर 50 है तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है वो कम हो जाएगी, क्योंकि पीके की वैल्यू ज्यादा है। इसी तरह 25% है, इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ वीक है, 33 है स्ट्रॉन्ग है, 50 है इसका मतलब मोर स्ट्रॉन्ग है। एस करेक्टर अगर जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज कर रही है हाइड्रोकार्बन में। ठीक है, आपने याद रखिएगा कि हाइब्रिडाइजेशन इफेक्ट करता है एसिडिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन को। इसी तरह नेगेटिव चार्ज जो है वो स्टेबलाइज होता है ऑन हाइब्रिडाइजेशन टू द मोर एस स्टेबल। यहाँ पर देखिएगा sp3 है, sp2 है और sp है। यहाँ पर sp3 है और ये ज्यादा सॉरी लीस्ट स्टेबल है, और यहाँ पर देखिएगा sp हाइब्रिडाइज है, यहाँ पर मोर स्टेबल है। तो हाइब्रिडाइजेशन का फिनोमिना भी आपको बताता है कि कौन सा जो नेगेटिव चार्ज आइन है वो स्टेबल ज्यादा है। अगर आपके पास sp हाइब्रिडाइजेशन पाई जाती है और नेगेटिव चार्ज है, दिस इज द मोस्ट स्टेबल। तो आपके पास एमसीक्यूज में अगर आ जाए और आपको मालूम हो कि हाइब्रिडाइजेशन sp है और नेगेटिव आइन पाया जाता है, तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। इसी तरह यहाँ पर अल्काइन है, अल्काइन आपको मालूम है ज्यादा स्टेबल है, ये वीक है, ये फिर लेस वीक है। और यहाँ पर भी आप देखिएगा मोस्ट वीकेस्ट बेस है, आपको मालूम है कि जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो ज्यादा एसर स्ट्रॉन्ग है, तो वीक बेस है। ठीक है, ये मोस्ट स्टेबल है और वीक बेस है। तो आपको ये भी मालूम चाहिए जो स्टेबल ज्यादा है अल्काइन है तो वो वीक बेस है, यानी कि स्ट्रॉन्गर एसिड है तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा बेस वो क्या होगा, वीक बेस होगा। तो ये आपको मालूम है और इस तरह से हम इनको क्या है एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन करती है आपकी स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन की। ठीक है, तो आपको ये याद रखना चाहिए। इसी तरह इथेन, इथीन, इथाइन ये मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे पीके की वैल्यू भी बताई गई है, इससे भी आप इसको याद रख सकते हैं। तो इनकी एसिडिटी भी यहाँ पे इंक्रीज कर रही है, ये देख सकते हैं आप। ये कॉन्जुगेट उसके बेस है, आप इसको भी देख सकते हैं जो हमें बना रहे हैं। यहाँ पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताई गई है, एस करेक्टर बताया गया, लीस्ट स्टेबल स्ट्रॉन्ग बेस बताई गई है, sp2 हाइब्रिडाइज है, 33 एस करेक्टर है, और ये sp हाइब्रिडाइजेशन है, 15 एस करेक्टर है, मोस्ट स्टेबल है और वीक बेस है, और बेसिसिटी यहाँ पे डिक्रीज कर रही है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन हमें एसिडिटी ऑफ अल्काइन और एनाइन को एक्सप्लेन करती है। एस करेक्टर का पता है तो आपको एस करेक्टर भी एक्सप्लेन करता है। तो ये डिफरेंट चीजें आपकी हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करने में हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को, इंडक्टिव इफेक्ट को थोड़ा सा डिफरेंशिएट किया है, वो आप देख सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में मल्टीपल बॉन्ड्स पाया जाता है, नॉट नेसेसरी जरूरी नहीं है कि पोलर बॉन्ड्स हो। इंडक्टिव इफेक्ट में पोलर बॉन्ड होना जरूरी है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो मल्टीपल बॉन्ड हो। तो ये दोनों का आपस में डिफरेंस है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है वो आपके पाई बॉन्ड से रिलेट करता है, इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो आपके सिग्मा बॉन्ड से रिलेट करता है। और इसी तरह थर्ड पॉइंट देखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ शेप रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इफेक्ट में आपके पास डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ट्रांसफर नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है। ये टेम्परेरी इफेक्ट है और रिवर्सिबल है, और ये परमानेंट इफेक्ट है और इरिवर्सिबल होता है।
और इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल अटैकिंग रीएजेंट में, और इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आप लोग किसी भी अटैकिंग रीजेंट में नहीं देख सकते। तो ये उसका क्या जी डिफरेंस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट और इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। इसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट यानी कि रेजोनेंस इफेक्ट के साथ भी आप देख सकते हैं कि इसमें ट्रांजिस्टरी इफेक्ट है, कंसिस्ट ऑफ द डाइपोल मूवमेंट को हम डिस्कस करते हैं, और क्विकली इन द मॉलिक्यूल ओइंग टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसमें हम पोलैरिटी जो कि प्रोड्यूस होती है इन मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेटिव सिस्टम में देखते हैं, वहाँ पे कॉन्जुगेटिव सिस्टम में नहीं है। और इलेक्ट्रॉन और सब्सटेंट ग्रुप माइट माइग्रेट टूवर्ड द अवे, ठीक है, वो माइग्रेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन और अवे जा सकते हैं। इसको हम पॉजिटिव नेगेटिव में डिस्कस करते हैं, और इसमें हम पॉजिटिव मेसोमेरिक और नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट में डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ चीज़ें थी, और लास्ट में डीलोकलाइजेशन का भी मैं आपको बता दूं कि डीलोकलाइजेशन क्या होती है। डीलोकलाइजेशन असल में नाम है मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स का। अगर आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और कॉन्जुगेटिव सिस्टम है तो वो डीलोकलाइज होगा। डीलोकलाइजेशन जितनी ज़्यादा होगी उतना वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, और उतनी उनकी एनर्जी क्या होती है कम होती है, उतना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। डीलोकलाइजेशन जिसमें कम होगी वो लेस स्टेबल होंगे, ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, एनर्जी उनकी क्या होगी ज़्यादा होगी। तो डीलोकलाइजेशन का भी आपको पता होना चाहिए। इसको मैं एक एग्जांपल देता था कि डीलोकलाइज और लोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं। डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स को मैं नाम देता हूँ आवारा का, और लोकलाइज जो होते हैं वो जो घर में रहते हैं। और आपको मालूम है एक जो डीलोकलाइज है यानी कि जो ज़्यादा घूमते फिरते लोग हैं दुनिया में, मार्केट में, या जो ज़्यादा एरिया घूमते हैं, या इनको ज़्यादा प्लेसेस का पता है, ज़्यादा लोकेशंस उनको मालूम है, तो वो स्टेबल ज़्यादा होते हैं। स्टेबल वो किस तरह से ज़्यादा होते हैं कि उनको वो ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में, कि उनको ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, ज़्यादा मालूमात है, तो वो दूसरे उन लोगों की निस्बत ज़्यादा स्टेबल होते हैं जो लोग घरों में रहते हैं, बाहर नहीं निकलते, उनको लोकेशन का नहीं पता, उनको प्लेसेस का नहीं पता, उनको इंफॉर्मेशन कम है। तो जो ज़्यादा डीलोकलाइज होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, जो ज़्यादा लोकलाइज होगा वो ज़्यादा अनस्टेबल होगा। तो कॉन्जुगेशन का और डीलोकलाइजेशन का ये फिनोमिना है। आपको डीलोकलाइजेशन और लोकलाइज का भी पता होना चाहिए कि लोकलाइज कौन से होते हैं, डीलोकलाइज कौन से होते हैं, और इसकी क्या एग्जांपल है वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। लड़के ज़्यादातर डीलोकलाइज होते हैं, लड़कियां वो लोकलाइज होती हैं, क्योंकि लड़कियां ज़्यादातर घरों में रहती हैं और उनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती, इसलिए वो डिपेंडेंट होती हैं लड़कों पर, और लड़के जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं क्योंकि वो बाहर घूमते फिरते हैं, उनको सारे प्लेसेस का पता होता है, उनको मेडिकल स्टोर का, सिनेमा हॉल्स का, उनको स्कूल कॉलेज प्लेसेस स्टेशन, उनको सब का पता होता है, कौन सी चीज़ कहाँ से मिलती है उनको मालूम होता है। इस वजह से बॉयज़ ज़्यादा स्टेबल होते हैं बनिस्बतन गर्ल्स के, ठीक है। तो ये हमारी कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसके कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ फैक्ट्स हैं जो हमें डिस्कस करने चाहिए, हमें पता होने चाहिए कि आपकी जो डिफरेंट टर्म्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस होने वाली हैं, उसमें क्या आपको इंडक्टिव इफेक्ट का पता है, क्या आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का पता है, आपको रेजोनेंस मेसोमेरिक इफेक्ट का पता है, हाइपर कंजुगेशन का पता है, टाटोमर्स का पता है, कौन से इफेक्ट्स हाइब्रिडाइजेशन का पता है। इन्हीं बेस के ऊपर आपके रिएक्शंस होते हैं, इन्हीं बेस के ऊपर रिएक्शंस की स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी मौजूद होती है। इसी तरह कुछ एक दो और टॉपिक्स भी हैं, सॉल्वेंट इफेक्ट्स वगैरह भी हैं, मैं वो यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सका लेकिन वो भी हमें पता होना चाहिए कि पोलर इफेक्ट्स होता है, नॉन पोलर होता है, कुछ पोलर सॉल्वेंट होते हैं, कुछ नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं, कुछ रिएक्शन जो है वो पोलर सॉल्वेंट में ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, कुछ नॉन पोलर में करते हैं, कुछ एक्वस होते हैं, कुछ नॉन एक्वस। तो आपको एक्वस मीडिया का, पोलर का, नॉन पोलर का, लाइट डिजॉल्व लाइट का भी कॉन्सेप्ट हमें होना चाहिए कि हम सॉल्वेंट इफेक्ट को भी डिस्कस करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ज़्यादातर जब हम SN1 SN2 डिस्कस करते हैं तो उसमें हम सॉल्वेंट इफेक्ट को भी डिस्कस करते हैं। एक और टॉपिक है स्टीरिक हिंड्रेंस है, वो रह गया है मेरे से, वो मुझे याद नहीं रहा। स्टीरिक इफेक्ट हम लोग नाम देते थे कि बल्कि ग्रुप अगर कहीं पे इन्वॉल्व होती है तो वो रोक लेती है डिफरेंट इफेक्ट्स को, वो किसी भी रुकावट का सामना बनते हैं बल्कि ग्रुप। तो आपको स्टीरिक हिंड्रेंस का भी पता होना चाहिए। तो अगर टाइम मिला तो मैं आपको स्टीरिक हिंड्रेंस का भी
जो है ना वो कुछ बताऊंगा ज़रूर कि आपको स्टीरिक हिंड्रेंस का भी पता हो, स्टीरिक इफेक्ट क्या होता है और इसके क्या इफेक्ट्स होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक रिएक्शंस में, किस तरह से हम उनकी स्टेबिलिटी को और डिस्टेबिलिटी को भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो मैं स्टीरिक हिंड्रेंस का भी आपको जो है ना वो इसका इंफॉर्मेशन दे दूंगा, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा अपना, जो हमने लेक्चर्स इस पे ऊपर दिए हुए हैं, तो आप उसको भी देखिएगा। तो फिर कल इंशाल्लाह जो है ना वो हम एक नई चीज़ हम स्टार्ट करेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और मेरा इरादा है कि मैं अल्केन अल्कीन्स अल्काइन को छोड़ के मैं आपको डायरेक्ट ले जाता हूँ स्टीरियोकेमिस्ट्री की तरफ। आपको मालूम है स्टीरियोकेमिस्ट्री कम्पिटिटिव एग्जाम के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस की अहमियत है। और इंट्रेंस एग्ज़ाम हो, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हो, एकेडमिक एग्ज़ाम हो, स्टीरियोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी स्टीरियोकेमिस्ट्री का बड़ा अहम रोल है। तो हम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री डिस्कस करेंगे कल, आप लोग तैयार रहिएगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये जो हमने टॉपिक्स कर लिए हैं इनका आपका टेस्ट होना है थर्सडे को, आपने बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। मैं आपको इनके जो नोट्स हैं ये भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और बाकी किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो हमसे कर सकता है। ओके जी, कोई क्वेश्चन करना चाहे तो क्वेश्चन कर सकता है, कोई पूछना चाहे, कोई टॉपिक मुझसे कोई डिस्कस करना चाहे या मुझे कोई सजेशन देना चाहे वो दे सकता है। बहरहाल मैंने अपनी तरफ से फुल कोशिश की है कि आपको जो है ना वो सारी चीज़ें बता दूँ। मुझे तो लगता है कि आप लोग जो है ना वो सो जाते हैं क्लास से, आपको नहीं पता चलता, अभी मैंने बंद कर दी है। अगर आप कहोगे तो मैं अल्कीन अल्कीन और काइंस कर दूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है, मैं बता कर ले दूंगा। आप सजेस्ट करें मुझे, आप कहें अल्कीन अल्कीन अल्काइंस करते हैं तो मैं कर लेता हूँ। अच्छा जाग रहे हैं, चलो शुक्र है। हाँ मैं समझता हूँ स्टीरियो करो आप, बाकी तो अल्केन अल्कीन काइंस तो सभी बंदा कर ही लेते हैं। मेरा वैसे एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आप ऑर्गेनिक मेरे तरीके से ताबी कर लेना, मेन मेन जो वो चैप्टर जो लोग नहीं करवाते हम वो करवाएंगे। ठीक है, आप भी कहोगे कि वाकई हमें कोर्स करने में हमें फ़ायदा हुआ है, आपने बाकी मेहनत की है, कोई हमें ये ना कहे कि हमने जो है ना आपका टाइम वेस्ट किया है, आपको हमने तैयारी नहीं करवाई, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किए, या कोई स्टूडेंट मुझे इस तरह से ना कहे कि अनएक्सपीरियंस पर्सन का हमें सामना हुआ है, हमें हमें समझाया नहीं गया। हाँ मैं आपको स्टीरियो केमिस्ट्री करवाता हूँ और इंशाल्लाह आपको बड़ा फ़ायदा होगा, स्टीरियो केमिस्ट्री करने से भी आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। वैसे तो आप लोग सब लोग पढ़े हुए हैं, आपने तैयारी मतलब है ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं, चीज़ें बस हमने रिवाइज ही करना है, चीज़ें हमने थ्रू आउट गुजारनी होती हैं कि हमने ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं। हाँ जी, चलो ठीक है, ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि स्टीरियो केमिस्ट्री हम स्टार्ट कर लें, तो इंशाल्लाह फिर चलते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री की तरफ। मैं फिर क्लास एंड कर रहा हूँ और मैं फिर ये रिकॉर्डिंग जो है ना वो एक पहला पार्ट जो है वो हमारा अपलोड हो गया यूट्यूब पर, मैं उसको आपको भेज देता हूँ। इसकी स्लाइड शेयर की भी मैं पीडीएफ आपको भेज देता हूँ स्लाइड्स की, तो आप जो है वो इन नोट्स को भी देख सकते हैं और साथ ही आप लेक्चर भी आप ज़रूर लीजिएगा अगर आप लोग नहीं ले सके तो। ओके जी, फिर टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।